तो जो हमें ऊर्जा देते हैं, जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक से आज आपको रूबरू करा रहा हूँ और ऐसी महत्वपूर्ण कक्षा में आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। आज की महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामने मैं उल्लिखित कर रखा हूँ जैसा हमेशा करता हूँ, और वो टॉपिक है पोषक पदार्थ। आशा करूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आशा करूँ कि आप मस्त होंगे और आशा यह भी कर रहा हूँ कि आप बहुत ही मनोवेग से सारे कंटेंट को देख पा रहे होंगे। अब आज की जो टॉपिक है वो पोषक पदार्थ मैंने उल्लिखित किया ही किया है। अब मान के चलूँ, अभी हमने आपसे बोला कि पोषक पदार्थ क्या हैं जो हमें ऊर्जा दें, जो हमें रोगों से बचाएं, यानी ऊर्जा तो देंगे ही देंगे, सुरक्षा देंगे, हमारे वृद्धि और विकास की भी जिम्मेवारी उठाएंगे। ये वृद्धि विकास की जिम्मेदारी किसके पास होगी? इन्हीं पोषक पदार्थों के पास होगी। तो महत्वपूर्ण कंटेंट है ये, है ना। तो पहली बात तो आप रुचि बनाइए और सेंसिटिव ढंग से देखने का प्रयास करें। तो हमने अभी कहा कि ऊर्जा है, सुरक्षा है, वृद्धि है, विकास है, ऐसी ये क्लास है और वाकई में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा ये। और अगर हम बात करें कि पोषक पदार्थों को किस तरीके से पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है मैं इनको 4 महत्वपूर्ण भागों में पहले विभाजित करने वाला हूँ। 4 महत्वपूर्ण कंटेंट, 4 महत्वपूर्ण हेडिंग्स आपके सामने लाने वाला हूँ। पहला महत्वपूर्ण भाग ऊर्जा देने वाले। ऊर्जा देने वाले यानी सारे लोग हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, ये बात जरूरी है। ऊर्जा देने वाले कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, ये हमें ऊर्जा देगा। और हमें ऊर्जा कौन देगा? वसा देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिएगा, वृद्धि और विकास किससे होगा? हमारे शरीर का जो वृद्धि होने वाला है, वृद्धि किससे होगा, विकास किससे होगा? तो इस बात के लिए जिम्मेदार है कौन? प्रोटीन, यानी ये काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। अब महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए। तीसरा, अगर मैं बात करूं कि उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? उपापचयी क्रियाओं का नियमन यानी इनका संचालन कौन करता है? तो इनका संचालन करने के लिए आ जाएंगे आपके सामने विटामिन आ जाएंगी और फिर खनिज आ जाएंगे, आपका ये आ जाएगा रेशे, जिन्हें आप फाइबर्स कहते हैं। इन पर भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे आपके साथ। और एक है आपका जल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी होंगे आप मान के चलें, आपसे दूर जाने नहीं दूंगा। इन सारे कंटेंट को आपके दिमाग में एक ही बार में वो सब कुछ ये वीडियो देगा जो आपके लिए ज़रूरी है, जिसके लिए आप विभिन्न प्रकार की किताबों का अलग अलग प्रकार से सहारा लेते हैं अलग अलग समय में। और सच में आपको हमारे साथ जुड़ने का एक बेनिफिट अब जरूर होगा कि आपको सारी चीज़ें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह मिलेगी। तो अब जरा ध्यान दें, उपापचयी क्रियाओं का नियमन कौन करेगा? विटामिन करेंगे, खनिज करेंगे, रेशे ये करेंगे, फाइबर्स, और ये जल की बात हमने कर लिया है। और अभी महत्वपूर्ण चौथा पार्ट बनाना ही बाकी रह गया है, आनुवांशिक पदार्थ। यानी ये हम पोषक पदार्थों की बात कर रहे हैं। आनुवांशिक पदार्थ कौन होंगे? तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा और फिर आरएनए होगा। और आनुवंशिक के बारे में मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि आपको ये बात पता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे लक्षणों को जो ले जाता है वही है आनुवंशिक पदार्थ। क्या आप भली भांति अब जान पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? और मुझे लगता है कि आप जान रहे हैं। अब जरा ध्यान दें, तो ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट, वसा, वृद्धि, विकास, प्रोटीन, ये सारी जिम्मेदारी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तो यहीं से पूछ लेता है एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से कौन सा हमें ऊर्जा नहीं देता है? तो पक्की बात है, ये जाने रखिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा, वसा देगा। लेकिन ये मान के चलें कि आपको विटामिन से, इन सब चीज़ों से कौन सी ऊर्जा मिलने वाली है? नहीं। अब मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से दिए गए जितने भी उदाहरण मैंने आपके सामने उल्लेखित कर रखे हैं, इसमें से कौन पोषक पदार्थ नहीं है? अब थोड़ा सा अद्भुत लगा आपको कि सर अभी आपने सारा उदाहरण तो पोषक पदार्थ में शामिल किया है, फिर ऐसा क्या कर दिया आपने कि इसमें से एक पोषक पदार्थ ही नहीं है? तो बिल्कुल यही तो प्रश्न है, यही जरूरी है, यही आपको जानना ही है। तो ध्यान देना, जल को पोषक पदार्थ नहीं माना जाता, इस बात को ध्यान दें। और वो इसलिए क्योंकि जल से किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है। अद्भुत है ये।
और उससे भी कहीं ज़्यादा अद्भुत मैं बता रहा हूँ कि ये पोषक पदार्थ नहीं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कभी एग्जामिनर पूछे निम्नलिखित में से पोषक पदार्थ नहीं है, तो आप आराम से इस बात को बता पाएँ कि सच में ये पोषक पदार्थ नहीं है। क्लियर है ना? तो जल कोई पोषक पदार्थ नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में 65 से 75% जल की मात्रा होगी। 65 से 75% जल की मात्रा होगी। और अगर हमारी मात्रा, हमारे शरीर में जो भी मात्रा है जल की, अगर उसमें 1% की गिरावट आ जाए, यानी जल की परसेंट में 1% की गिरावट आ जाए तो आपको क्या लग जाएगी? प्यास। आ रही बात समझ में? प्यास कब लगेगी? जब जल की मात्रा 1% कम हो जाएगी। दूसरी बात समझिएगा, यहीं पर अगर ये मात्रा 10% गिर जाए, यानी जल की वो मात्रा जो हमारे शरीर में मेंटेन है, अगर ये 10% गिर जाए फिर और खतरनाक मामला है, फिर तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना? ये तो और भी खतरनाक हो गया। यानी जल की मात्रा 10% गिर जाए तो आदमी की मौत हो सकती है। इस बात को ध्यान रखें। मैं मान के चलता हूँ कि कोई डाउट अब आपको यहाँ नहीं, एकदम स्पष्ट तरीके से आप इस बात को अपने जहन में, अपने दिमाग में सेट कर पा रहे होंगे। अभी मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अभी मैं आपका इस पोषक पदार्थ के महत्वपूर्ण टॉपिक से आपका परिचय करा रहा हूँ। बिल्कुल परिचय बहुत जरूरी है, बने रहे हमारे साथ। अब ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात अब क्या करने वाला हूँ। एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ आया हुआ है, ये आपको बहुत परेशान कर रहा होगा। मुझे लगता है कार्बोहाइड्रेट बार बार सुनते हैं, वसा बार बार सुनते हैं, समझ में भी आ जाता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है। तो लोगों को ये पता चल जाता है वसा वही है जो फैट के रूप में, जिसे फैट आप कहते हैं, वसा वही है जो हमारे आसपास ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है ना? किसी के पेट, यानी पेट के सामने की वो मांसपेशियाँ आगे बढ़ जाती हैं, पेट बहुत बड़ा दिखता है ना? उसी को तो वसा कहते हैं। ये तो भली भांति आप इससे परिचित हैं, लेकिन ये जो एक महत्वपूर्ण पहलू है, इससे आप थोड़े से कम परिचित हैं। इसलिए मैं इसको भी यहीं इंगित कर दूं, जब भी कभी उपापचय पूछा जाए तो मान के चलना वो समस्त जैविक क्रियाओं की प्रक्रिया है। जैविक क्रियाएं यानी हमारे जीवन के संचालन के लिए जितनी भी जैविक क्रियाएं आप कर रहे हैं वो उपापचय के अंतर्गत आएंगे। साधारण भाषा में समझ लीजिए, आप कुछ खाएंगे, वो पाचन चैप्टर आपने पढ़ा है, वो पचेगा, पचने के बाद ऊर्जा के रूप में कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में वो मुक्त होगा। यही जो ये पूरी प्रक्रिया, पूरा सिस्टम है, ये सही ढंग से सुचारू रूप से चलाई जा सके, यानी हर वो कार्य नियंत्रित हो, एक रूपरेखा में हो, हमेशा व्यवस्थित रूप से ये काम होता रहे हमारे शरीर में, इसी बात का नाम है उपापचय। इसी को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मजेदार बात यह है कि मेटाबॉलिज्म अगर तीव्र गति से होने लगा तो मान के चलना, ऐसे समझ लो उपापचय अगर धीमा हुआ तो पाचन धीमा हो जाएगा, लीजिए। उपापचय तेज हुआ तो पाचन तेज हो जाएगा, लीजिए। और अगर उपापचय धीमा है तो आपके शरीर में स्टोर होगा किसका? फैट का, क्योंकि ऊर्जा कम बनेगी। और अगर उपापचय तीव्र है तो फिर तो ऊर्जा ज़्यादा बन जाएगी, है कि नहीं? समझिएगा जरा क्या कहना चाह रहा था मैं। पाचन प्रक्रिया, मेरे कहने का मतलब जितने भी कार्य हों वो नियंत्रित हों, एक नियंत्रित अवस्था में हों। विटामिन की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, समस्या आएगी ना। आयरन की कमी होती है, एनीमिया होता है कि नहीं होता है? आयोडीन की कमी होती है, घेंगा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जल की कमी होगी तो ये सारे मामले बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? हो रहा तो सारा काम। विटामिन कम हो जाएंगे तो आपको पता है विटामिन की क्लास भी आगे आएगी, तमाम प्रकार के रोग आपको हो जाएंगे। इसका मतलब यही वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं जो हमारी क्रियाओं को नियंत्रित कर रहे हैं, एक रूपरेखा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें इनको मेंटेन करने की आवश्यकता, ये हमारे ऊपर निर्भर। मैं इनको मेंटेन कर सकता हूँ, हम लोग चाहे तो ये काम कर सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं, लेकिन चाहेंगे तब ना। वो चाहें, वो चाहत बने हमारे अंदर तब ना। अब जरा ध्यान दें, पाचन हमने कहा धीमा हुआ तो पक्की बात है, ये मान के चलें ऊर्जा कम निकलेगी। जब पाचन ही नहीं हो रहा तो ऊर्जा कितना निकलेगी? इसका मतलब स्टोर होगा। स्टोर होगा तो आप मोटे होंगे, ऐसे ही चौड़े हो जाएंगे, फैल जाएंगे, अच्छी अच्छी जगह आप निकल नहीं पाएंगे। सारी बात समझ में ना, काफ़ी मोटे हो जाएंगे। अपने आप से जोड़ के मत देखिएगा, बहरहाल आप समझें। और अगर यही तेज हो गया, यानी उपापचय क्रिया तेज हो गई, तो जो कुछ खाओगे ना सब ऊर्जा में बदल जाएगी सब, और फिर आपके शरीर में कभी भी मोटापा नहीं आएगा। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, हमने तो बहुत करीब से देखा है। ऐसे लोग काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं,
वो कुछ भी खाएंगे और खाने में कम नहीं खाएंगे, बहुत खाएंगे। खाना भी खूब खाएंगे लेकिन कभी मोटे नहीं होंगे वो। जानते क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी खा रहे हैं वो सारा कन्वर्ट होकर के ऊर्जा के रूप में बदल जा रहा है। अब मांस आएगा कहाँ से यार? कहाँ से आएगा? सोचो जरा, मांस कहाँ से आएगा? है कि नहीं? मांस तो आ ही नहीं पाएगा, फिर वो पतले रह जाएंगे। ऐसी समस्या हो तो आप अपने मेंटेन करें ये, इसका मतलब आपके अंदर कुछ कमियां हैं। कहाँ? यहाँ। और इन्हीं कमियों को पूरा करें आप विटामिन लें, समझ करके लें, चेकअप कराएं, खनिज जो भी कम है उनको लेने का प्रयास करें। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। एक और अद्भुत शब्द है, ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये सर क्या है। फिर रेशा हम लोग कैसे लेंगे, फिर फाइबर्स कैसे लेते हैं? रेशेदार फल होते हैं, रेशेदार सब्जियां होती हैं। आप हरे पत्तेदार सब्जियां लीजिए ना तो उसमें रेशे मिल जाएंगे, फाइबर्स मिल जाएंगे। आप सोचो कि प्लास्टिक क्या हम पचा सकते हैं? क्या हमारी पाचन प्रक्रिया इतनी तीव्र है कि हम प्लास्टिक पचा सकते हैं? नहीं है, ऐसा जो झूठ हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप प्लास्टिक नहीं पचा सकते हैं। तो फिर ये फाइबर्स, ये प्लास्टिक का क्या काम, क्या रोल, क्यों लेना चाहिए हमें इन्हें? इनको भी नहीं लेंगे फिर भी समस्या हो जाएगी। और सच बताऊं, जिनके अंदर फाइबर्स की कमी होगी उन्हें पाइल्स की शिकायत होती है ना? तो ऐसे भी लोग जो हमारे इस कंटेंट को देख पा रहे हैं, जिन्हें ऐसी समस्या है, तो मान के चलें उन्हें फाइबर्स लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उन्हें फल खाने चाहिए, तो उन्हें फिर वो समस्या नहीं आएगी फिर, है ना? तो रेशेदार फल, रेशे का मतलब ये रेशे पचेंगे नहीं भाई। देखिए, इनका पाचन तो नहीं होता हमारे शरीर में, पाचन नहीं होगा आपके शरीर में। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आगे एक एक बातों पर क्रमबद्ध तरीके से बात करने वाला हूँ। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने दिमाग में कुछ इसी तरीके से बना लें अभी, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी आकर्षक होने वाला है। तो पाचन नहीं होता किसका? रेशों का पाचन नहीं होगा, फाइबर्स थोड़े पचेंगे, लेकिन फिर भी जरूरत जानते हो क्या? क्योंकि ये हमारे आंत में जाएंगे और जो भी वर्ज्य पदार्थ, जो भी गंदे पदार्थ, जो भी एब्जॉर्ब हो रहे पाचन प्रक्रिया में ये मदद करते हैं और आसानी के साथ उन गंदे पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर करने के लिए ये तैयार होते हैं, ये पचते नहीं हैं। तो अच्छा है, इनको लीजिए आप, ये भी फाइबर्स की ज़रूरत है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसे बहुत ही शालीनता से हमें पकड़ना ही पकड़ना है। मैं मान के चलूँ कि आप पकड़ रहे हैं हमारी सारी बातों को, उपापचयी की बातों को पकड़ लिया होगा आपने पोषक पदार्थ के इस महत्वपूर्ण पहलू जल के बारे में जान ही लिया है, और हमने अब बात कर ली है रेशों के बारे में। ये बात क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। कि मान के चलूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से आप जुड़े हुए हैं, बहुत ही आप पूरी तरीके से, मैं ये बार बार कहता हूँ कि एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के पूरे मनोवेग से हमेशा तैयार रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी। अब मैं बात करूंगा ऊर्जा देने वाले और क्रम से, क्योंकि अभी कहा हमने कि हम क्रम से बात करने वाले हैं। ऊर्जा देने वालों में क्या लिखा था हमने? कार्बोहाइड्रेट। तो पहली बात तो हम लोग अब करेंगे कैसी बात? मर्दों वाली बात, यानी वो बात जिसमें दम होगा, वो बात जिसमें हौसला होगा। सच में कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट है क्या? सिंपल सी बात है यार, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा है। क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा है। कहाँ मिलेगा? अनाज ले लो, आलू खा लो, चावल खाइए, ले जाइए ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट अतिशीघ्र आपको ऊर्जा देता है। सबसे तेज आपको ऊर्जा अगर कहीं से मिलेगी तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। सारी बात समझ में ना? क्लियर है ना? आपको क्यों बताया जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें? अगर आपने देखा होगा क्रिकेट में या खेलते समय, कोई भी खिलाड़ी, क्रिकेट की बात क्यों, कोई भी खिलाड़ी जब खेल रहे होते तो उन्हें एक ड्रिंक दिया जाता है, देते हैं ना, वो तुरंत पिएंगे। वो जानते हो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि उन्हें ऊर्जा लेनी होती है। वो तुरंत लिए, तुरंत वो ऊर्जा का काम करना शुरू कर देगा। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा है, अतिशीघ्र मिलने वाली ऊर्जा है। इस बात को अब आप समझे रहे हैं। अब मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या है, इसमें क्या क्या मिला है, ये मान के चलें। C6H12O6। क्या यहाँ भी बात करनी है हमें? कार्बन के 6 परमाणु, ये तो आप जान ही जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ये मेल है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है बात? अनुपात पूछेगा एग्जामिनर कि कार्बोहाइड्रेट का अनुपात, यानी इन
चीज़ों का क्या अनुपात है उसमें, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। पहला तो प्रश्न यही है एग्जामिनर का, और मुझे लगता है ये आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी संख्या से भाग दे दिया जाएगा, लेकिन 12 से तो भाग दोगे तो 6 में तो जाएगा नहीं, इसलिए हम लोगों को एक अनुपातिक संख्या है वो उठानी है जिसमें सब में हमारा भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए। तो 6 ले लीजिए, देखिए हो गया ना, 1:2:1, यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:3, यही है। क्लियर है ना। एक लगे हाथ आपको अपवाद भी बताता चलूं, एक अपवाद है भाई, अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, डीएनए का जो ग्लूकोज होगा, डीएनए का जो कार्बोहाइड्रेट होगा, अपवाद ही, इस बात को ध्यान देना, डीएनए का जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें ऐसा फार्मूला नहीं होता है। उसमें फार्मूला कैसा होता है, उसमें होता है C5H10 और होना क्या चाहिए था, O5 होना चाहिए था। तो 5 यानी 1:2:1 का अनुपात तो हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं यार, ये तो यार यहाँ तो कुछ अलग है। फिर यहाँ अलग क्या है, ये ऑक्सीजन के यहाँ पे केवल आपको 4 ही मिलेंगे, ये एक आपको अपवाद आपके दिमाग में रहना चाहिए। बाकी हर जगह 1:2:1 के अनुपात में पाओगे, चाहे जो भी कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे। क्लियर है बात ना, उसमें यही मात्रा रहेगी, लेकिन एक अपवादी के हिस्सा आपके सामने मैंने रख दिया है। और अब मैं मान के चलूँ कि आप इस बात को भली भांति समझ पा रहे हैं। अच्छा एक बात और समझना, कभी कभार एग्जामिनर करता है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होगा। अब लोग, ये तो मैंने इसको यही पढ़ा था, अब सामान्य की क्या बात आ गई। सामान्य का मतलब एक फार्मूला जो सिंपल, जिसको बेस बनाया जाता है। जैसे अभी समझ जाओगे, CN लिख दें, H2N लिख दें और ON लिख दें, समझ गए होगे ना आप। CN का मतलब 1 है ना, नंबर, N का मतलब नंबर ही तो होगा ना, फिर N का मतलब नंबर। अगर 1 है तो 1 कहाँ लिखा जाता है, कहीं नहीं, क्योंकि वो 1 तो माना ही जाएगा ना, फिर 1 के नीचे कौन सा नंबर आएगा। तो 1, यहाँ देखिए 2N, यहाँ 1 तो N। तो ये सामान्य सूत्र भी आपको पता ही चल गया किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कोई दिक्कत, कोई डाउट आपको नहीं है, नहीं है तो नहीं है। और अब जरा ध्यान दें, और अगर होगा तो होने नहीं देंगे। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं, 3। हमने क्या कहा अभी आपसे, ऊर्जा देगा ये, सबसे तीव्र ऊर्जा किससे मिलेगी, इसी से। कितनी ऊर्जा देगा ये, 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। यानी प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें कितना ऊर्जा मिल जाएगी, तो आप ये कह सकते हैं सर हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होगी, तो 4 kcal। हाँ, ये मामला बदल भी सकता है, किन्हीं किन्हीं किताबों में आपने इन्हें 4.1 के आसपास देखा होगा, तो कोई बात नहीं, माइलेज की गाड़ी है, कब कितना दे जाए क्या पता, है ना। आप किस माइलेज से चल रहे हैं और किस माइलेज के साथ अपने कार्य दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो आपका माइलेज ही काम करेगा। तो 4.1 हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप अपने वैकल्पिक व्यवस्था के साथ ठीक ठाक ढंग से बने रहेंगे, ये मुझे पता है, मुझे विश्वास है, और आपको इतना करना होगा, क्योंकि आप अब वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम में जाने वाले हैं, और ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को आप छोड़ करके चले आएंगे तो फिर तो गलत हो जाएंगे आप। क्लियर है ना। तो रही बात कार्बोहाइड्रेट की ये बेसिक जानकारी की, अब हम बात करेंगे इसके 3 महत्वपूर्ण पहलुओं की, और आपको भी 3 महत्वपूर्ण पहलू बहुत ही अच्छे ढंग से सीख ही लेना है। पहला है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, और दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। आप सोचेंगे सर तीसरा क्यों नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिखूंगा, वो इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है ना। तो अब हम बात यहीं तक रुके रहेंगे, अभी तीसरा बाद में देखेंगे। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड की बात कर लेते हैं। ये जो मोनोसैकेराइड है, इसे हम लोग सरलतम शर्करा कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या ला दिया आपने, शर्करा वगैरह कहाँ से आ गया। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये एक प्रकार की शर्करा है, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है, किसी कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा भी कह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें।
ऊर्जा तो है, शर्करा है, मीठा होता है ना ये फिर। तो सबसे सरलतम, सबसे आसानी से प्राप्त होने वाला यही है, मोनोसैकेराइड है, और ये 3 महत्वपूर्ण पार्टों में बटा हुआ होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। यही तो याद करना है आपको अब, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और एक आएगा आपका ग्लैक्टोज। क्लियर है ना? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ग्लूकोज बार बार सुनते हैं आप, आपको बीमार होने पर ग्लूकोज दिया जाता है, यानी चढ़ाया जाता है ना? वो शीघ्र ऊर्जा देने के लिए होता है। अब यहाँ समझें, ग्लूकोज से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जानते हो क्या? इसे कहा जाता है अंगूर की शर्करा। किसकी शर्करा? यानी अंगूर की, यानी ग्रेप्स शुगर। ग्रेप्स शुगर किसे कहेंगे? अंगूर शर्करा किसे कहेंगे? या अंगूरी शर्करा कह दूं मैं इसे, तो अब ये नाम आपको ज़्यादा आकर्षित करेगा। अंगूरी शर्करा किसे कहेंगे? ग्रेप्स शुगर को अंगूरी शर्करा कहेंगे। क्लियर? ये नाम आप याद रखिएगा। ग्लूकोज से आप भली भांति परिचित हैं, हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ रहे हैं, उसमें मोनोसैकेराइड के अंतर्गत हम ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, और ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर कहा जाता है। एग्जामिनर कहेगा निम्नलिखित में से किसे ग्रेप्स शुगर कहा जाता है, तो लीजिए ग्रेप्स शुगर किसे कहा जाता है, हो गया। फ्रक्टोज को देखिए क्या कहा जाता है? फ्रूट शुगर, यानी फल की शर्करा। तो फल की शर्करा किसे कहेंगे? फ्रूट शुगर किसे कहेंगे? तो फ्रूट शुगर कहेंगे फ्रक्टोज को। ये बताने के लिए काफ़ी है कि फ्रक्टोज आपको कहाँ मिलेगा? फलों में, है ना? इसलिए तो फलों की शर्करा इसे बोल रहे हैं। और ध्यान देना, इसी फ्रक्टोज के आगे एक स्टार लगाना, आप स्टार ये लगाना कि यही शर्करा है जो सबसे मीठी है। सबसे मीठी शर्करा किसे कहेंगे? तो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। क्लियर है ना? और अगर मैं कह दूं सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो शर्करा ही पढ़ रहे हो भाई, शर्करा ही कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा के ही पार्ट पढ़ रहे हैं, ये सब चीनी पढ़ रहे हो। ये सब क्या पढ़ रहे हो? चीनी ही पढ़ रहे हो। तो सबसे मीठी चीनी किसे बोलोगे? फ्रक्टोज को बोलोगे। शर्करा का मतलब वही हो गया, है ना? ग्लूकोज हुआ। तो आप मान के चलें, तो ये शर्करा वाली बात हो गई। अब मैं बात करूं ग्लैक्टोज की बात करूं, ये जो ग्लैक्टोज है इसे कौन सा शुगर कहेंगे? क्या कहाँ मिलेगा? वाकई में ये दूध में प्राप्त किया जाएगा, लेकिन इसे ब्रेन शुगर भी कहते हैं, दिमाग का शुगर। दूसरी बात, इसे और क्या कह सकते हैं? ब्रेन शुगर के साथ साथ इसे वुड शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये लकड़ी से भी प्राप्त हो जाएगा। ब्रेन शुगर और एक बात हमने बोला वुड शुगर। क्लियर है ना बात? ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, किसी भी जगह एक जगह अगर आपको ये सारी बातें मिल रही तो इसका मतलब आपके लिए मैं अच्छा कर रहा हूं, ये पक्की बात है। क्योंकि हर वो चीज़ें एक साथ मिले, अन्यथा ये कई जगह आपको अलग अलग स्थानों पे मिल पाएंगी। कुछ मैं नया नहीं कर रहा, लेकिन ये अलग अलग बातों में अलग अलग जगहों पे प्राप्त होंगी। तो अंगूरी शर्करा ग्रेप्स शुगर को, फ्रूट शुगर यानी फल की शर्करा, ब्रेन शुगर यानी जिसे हमने वुड शुगर भी कह लिया है। क्लियर है बात? कोई डाउट अब आपको नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों को अब कोई समस्या नहीं है। अब मैं बात करूंगा सीधी सीधी कहाँ? अब बात होगी तो सीधी, और सीधी यहाँ आ जाएंगे। कहाँ पर? यहाँ। और हम बात करेंगे यहाँ सुक्रोज की और लैक्टोज की और माल्टोज की। सुक्रोज और अगला है लैक्टोज और अगला है माल्टोज, यानी इसके भी हम 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं। ओलिगोसैकेराइड से घबराना मत, क्योंकि मैं इस बात को भी आपके सामने स्पष्ट करने ही वाला हूँ। ये ओलिगोसैकेराइड की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ये समझ जाइएगा कि जब 2 से लेकर 9, यानी जब कार्बोहाइड्रेट के 2 से 9 अणु तक आपस में मिलेंगे तो उसे ओलिगोसैकेराइड में रखा जाएगा। अर्थात 1 से अधिक हो जाए, 2 लोग आपस में मिल जाएं तो भी ओलिगोसैकेराइड है, 3 लोग आपस में मिल जाएं
तो भी ओलिगोसैकेराइड है, 4 लोग आपस में मिल जाएं तब भी ओलिगोसैकेराइड है। अर्थात ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ऐसे करके मिलते जाएं तो ओलिगोसैकेराइड रहेगा रहेगा रहेगा। क्लियर है ना? लेकिन अगर 9 से अधिक हो जाएगा तो फिर तीसरे प्रकार में शामिल हो जाएगा। यहाँ तक की बातें हम लोग आसानी से अपने पाचन प्रक्रिया में शामिल कर लेते हैं। तो ठीक है, ओलिगोसैकेराइड का बात आप समझ गए हैं। हम लोग बात करेंगे स्पेशली किस पर, डाइसैकेराइड की, क्योंकि हम लोग साइंस की क्लास वो अलग तरीका है जहाँ हमें उन सारी चीज़ों का सारांश लिखना होता है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बहुत कुछ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा फिर बाहर कुछ पूछा भी नहीं जाता है, आप ये भी मान के चलें। तो ओलिगोसैकेराइड की बात कर रहा हूँ, इसी का एक महत्वपूर्ण बात है डाइसैकेराइड। ये बहुत जगह आप किताबों में लिखा ही पा जाएंगे। डाइसैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट के दो अणु आपस में मिले हुए हैं, 2 लोग आपस में मिले हुए, इसलिए ड्राई कह दिया गया। 3 मिले होते तो ट्राई कह लेते, है ना, कोई दिक्कत तो यहाँ है नहीं। 5 मिलेंगे तो पेंटा कह लेंगे। यहाँ समझे, जो सुक्रोज है, सुक्रोज जहाँ बात हो रही है, इसमें मिला हुआ है ग्लूकोज और मिला हुआ है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के क्या बना देते हैं, सुक्रोज बना देते हैं। और इसी तो ये जो बांड लगा हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, वाकई में ये है ग्लाइकोसाइडिक बांड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही अच्छे प्रकार का उत्तर है, ये बताना चाहूँगा आपको। ग्लाइकोसाइडिक बांड किस में लगता है, तो कार्बोहाइड्रेट में, और प्रोटीन में आगे पढ़ोगे, है ना। इस बात को ध्यान दीजिए, ऐसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से ग्लाइकोसाइडिक बांड कहाँ लगेगा। तो कार्बोहाइड्रेट के जब अणु आपस में मिलेंगे ना, तो वहाँ का जो बांड होगा उसे जाना जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बांड के नाम से। कोई डाउट अब आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ। अच्छा, एक दूसरी बात करूँ, जहाँ हम लोग सुक्रोज की बात कर रहे हैं, सुक्रोज भी मीठा है, गन्ने में तो खूब मिल जाएगा, ये चुकंदर खाएंगे सुक्रोज मिल जाएगा आपको। अब जरा ध्यान दो, कहना क्या चाह रहा हूँ, इसी सुक्रोज को ही तो केन शुगर कहते हैं, केन शुगर, और इसी को कहा जाता है टेबल शुगर। टेबल शुगर का मतलब समझ रहे हैं, जो आप अपने टेबल पर शुगर रखते हैं ना, जो आप चीनी इस्तेमाल करते हैं ना, जो आप चाय में डाल करके पीते हैं ना, वो सब का सब क्या है, सुक्रोज है। अजीब है ना, हम भारतीय बात बात पर मिठाई की ही तो बात करते हैं। छोटा सा ही फंक्शन हुआ, मीठा खिलाए नहीं यार, थोड़ा सा काम कर दिया फिर वही बात होगी, मीठा खिलाए नहीं यार, कुछ और काम किया, मीठा खिलाए नहीं यार। अद्भुत है ये संयोग कि हमारे भारत में अच्छी बात के लिए तो मिठाई मांगी ही जाती है, बुरी बातों पर भी मिठाइयाँ चलती हैं। हर वो शुभ काम अशुभ काम मीठे से ही शुरुआत होते हैं। पता नहीं कितनी मिठाई हम भारतीय खाते ही हैं, तो मीठों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरा कहना है कि इनसे बचें, डायबिटीज़ हो जाएगा। आप चीनी की ज़्यादा मात्रा ना लें, क्योंकि हर जगह आप चीनी खा ही रहे हैं। आप कहाँ नहीं आलू खाते हैं, आप कहाँ नहीं रोटी खाते हैं, आप कहाँ नहीं चावल खा रहे हैं, आप ऐसी कहाँ नहीं फल खा रहे हैं। आप हर वो चीज़ तो चीनी के रूप में ले रहे हो ना भैया, ग्लूकोज ले रहे हो, फ्रक्टोज ले रहे हो, गैलेक्टोज ले रहे हो, सब कुछ तो ले रहे हैं आप। अभी ये क्या अलग से, क्या जो अलग से ले रहे हैं उसको कम कर लें, अन्यथा फिर इंसुलिन की आवश्यकता पड़ जाएगी, अन्यथा फिर आपको वो शुगर यानी मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, है ना। तो हमें उनसे बचना ही बचना चाहिए। और अगर मीठी बात करनी ही करनी है तो मीठी बात बोलें, मीठी मीठी यादों में खो जाएं किसी के, उन मीठी यादों को सोचें जो आपसे प्यार करते हैं। सच में वो यादें आपको वहीं ले जाएंगी जहां उनका सबसे पहले दीदार हुआ था, आप बार बार वहां जाना चाहेंगे। और हकीकत में तो अगर मीठा ही करना है आपको, मीठा ही करना है तो मीठी बात बोलें, और इन मीठों से थोड़ी सी दूरी आप बनाएं, अन्यथा फिर आपको ये समस्या में घेरेंगे, आपको परेशान करेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात को भी ध्यान दें आप। तो मैं मान के चलूँ कि आपको सुक्रोज की बात समझ में आ गई है, आपको ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की बात समझ में आ गई। मैं थोड़ी सी जगह बनाऊँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो मान के चलूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो बोलना हो तो मीठी बातें बोलें, बोलना ही और करना ही है मीठा, तो मीठी यादों में खो जाएं। और मीठी मीठी यादों के सहारे ये तमाम बातों को आप सीखने का प्रयास करते रहें। जहाँ ग्लाइकोसाइडिक बांड मिला, इस बात पर चर्चा होगी। हम लोगों ने सुक्रोज की बात कर ली, हम लोगों ने टेबल शुगर के बारे में जान लिया। अब हम बात करने वाले हैं लैक्टोज की।
और अभी हम लोग बने हुए हैं ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड जिसे आप पढ़ रहे हैं डाइसैकेराइड। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ हम डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने सुक्रोज के बारे में जाना, टेबल शुगर के बारे में जाना। अब हम बात कर रहे हैं अपने टेबल शुगर के बाद लैक्टोज की। लैक्टोज किससे मिलकर बना है, इस बात को ध्यान दें। जो लैक्टोज है और एक और लिखा था हमने माल्टोज। लैक्टोज और माल्टोज में आप ये आराम से याद कर सकते हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनेगा ये लैक्टोज। ग्लूकोज ग्लैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बन जाएगा कौन सा, लैक्टोज। इसलिए इसे ओलिगो या डाइसैकेराइड में रखा गया है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के दो अणु आपस में मिल रहे हैं ना, वही तो बात चल रही है फिर, इसीलिए तो इसको यहाँ रख रहे हैं। इसीलिए पूछ सकता है एग्जाम में कि लैक्टोज किससे मिलकर बना है, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना है वही ग्लैक्टोज जिसे आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले ब्रेन शुगर कहा है ना। और ये जो लैक्टोज है इसे हम एक और नाम से जानेंगे, इसे ही हम लोग अब मिल्क शुगर कहेंगे। कौन सा शुगर, मिल्क शुगर, यानी दूध की शर्करा इसे बोलेंगे। दूध की शर्करा किसे कहते हो आप, तो लैक्टोज को कहते हैं। और माल्टोज जो है ये किससे मिलकर बनेगा, ज़्यादा पूछा जाता है, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से ही मिलकर बन जाता है क्या, माल्टोज। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सीड शुगर, सीड्स शुगर। समझ गए होंगे आप। अंकुरित अनाज में, अंकुरित अनाज में क्या मिल जाएगा आपको, माल्टोज मिल जाएगा। अंकुरित अनाज में इसे सीड्स शुगर कहेंगे। इसका भी प्रयोग आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। क्लियर है बात। तो मैं मान के चलूँ कि आपको ये पहलू अच्छा खासा समझ में आ गया है। डाइसैकेराइड के बारे में आप जान चुके हैं, पॉलीसैकेराइड के बारे में अब जानना बाकी है, और अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। एक तीसरा यानी कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड याद करो पोली को, जिन्होंने आपको इसके ठीक पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में वो सारी जानकारी प्रस्तुत की। कुछ उन्हीं से मिलता जुलता ये नाम पॉलीसैकेराइड, इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ एक फिगर हमने आपको दिया था, एक अद्भुत संरचना बना करके दिया था, और आपको आज भी ये महसूस होना चाहिए कि हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़े हुए हैं। ये पूरा जमाना ही बेवफा है, और यहाँ अद्भुत बात क्या है कि ये कब हमारे साथ मुंह मोड़ेंगे, कब ये हमारा साथ छोड़ेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। ये बात सच में अद्भुत है, क्योंकि कब हमें हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाए और कब हमारे शरीर में इस शुगर की कमी हो जाए, कब हम शर्करा से मारे फिरें और कब हमें शर्करा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाए। तो ज़रूरी है, शरीर है फिर भी समय का चक्र है, उस समय के अनुसार आपको मेंटेन अपने आपको बनाना होगा, क्योंकि आप एक निश्चित लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक निश्चित उद्देश्य हासिल करना है, तो आपको हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखना होगा। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट के 9 से ज़्यादा अणु जब आपस में मिल जाएंगे। भाई 9 तक तो मैंने उसे ओलिगोसैकेराइड बोला है ना, तो 9 से ज़्यादा यानी 9 से ज़्यादा आप चाहे जितने होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, पॉलीसैकेराइड बोला जाएगा। क्लियर है बात ये। और अब ध्यान देना पॉलीसैकेराइड में क्या क्या आपको पढ़ना है। पहली महत्वपूर्ण बात तो आपको यहाँ पढ़ना है स्टार्च के बारे में, यहाँ आपको पढ़ना है सेलुलोज के बारे में। देखिएगा सेलुलोज, यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है तो आप इससे बड़ी बात ही आप कह सकते हैं, सेलुलोज पौधों में मिलेगा, पौधों की पत्तियों में मिलेगा। और सच पूछो तो सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ पत्तियों का सेवन करते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, जिन्हें हम लोगों ने फाइबर्स के नाम से जान रखा है। उनका भी पाचन हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें से विभिन्न प्रकार की विटामिन्स, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण को अपने शरीर में जगह दे देते हैं। इसलिए हम बार बार ये सलाह देते हैं कि हरी पत्तियों का सेवन करें। हाँ बिल्कुल, सेलुलोज का पाचन आप नहीं कर पाओगे, सेलुलोज आपके शरीर में जाएगा भी तो वर्ज्य पदार्थ की तरह बाहर निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो सेलुलोज पौधों की पत्तियों में मिलेगा, पॉलीसैकेराइड है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर कहेगा निम्न में से कौन कौन सी सैकेराइड है, कौन कौन सी शर्करा है, तो बताओ ना कौन कौन सी शर्करा है।
सीधे सीधे नाम है, सबके दो दो नामकरण किए गए। अब तो जान ही गए ना कौन सी कौन शर्करा कहलाएगी। तो सेलुलोज को पौधों की पत्तियों में मिलेगा, सेलुलोज को पौधों की शर्करा कह दीजिए। किसकी शर्करा है ये? पौधों की। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपसे, आप स्टार्च का पाचन नहीं कर सकते हो। क्या नहीं पचा पाओगे आप? स्टार्च का पाचन नहीं कर पाओगे। स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च भी क्या है? पॉलीसैकेराइड है। बताऊं एक बात समझना, जिस स्टार्च की बात कर रहा हूं, जिसे हम मंड कहते हैं, जिसे हम चोकर कहते हैं, आप जरा ध्यान देना, हम इसको थोड़ी बहुत मात्रा में पचा ही देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कठिन मात्रा में नहीं पचाते हैं। आप जरा ध्यान दो, आपके घर में बनने वाला आटा, वो खाने वाली रोटी, जब आप उसको बनाने का प्रयास करते, जब आप उसे बना रहे होते, तो आप उसकी एक विभिन्न प्रकार की जाली से उसको साफ करते हैं और उसमें से तमाम प्रकार के जो ऊपर वाले मोटे पदार्थ बन जाते हैं उनको अलग कर देते हैं। सच जान तो क्या वो स्टार्च है। और स्टार्च, अब जरा समझना, यानी जिस स्टार्च की हम बात कर रहे हैं, जिस स्टार्च के बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं, वाकई में यही मंड, यही पौधों का संचित भोजन कहलाता है। पौधों का संचित भोजन स्टार प्रश्न है ये। अच्छे एग्जामों में पूछे जाने वाले ये प्रश्नोत्तरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस बात को आप भली भांति जानने का प्रयास करें। एग्जामिनर सीधी बात करेगा कि पौधों में संचित भोजन को क्या कहते हैं, तो आप लगे हाथ बताइएगा, सर उसे स्टार्च कहते हैं। जो पौधों में संचित भोजन है उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। और अब जरा ध्यान दें, अगर हम बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन भी क्या है? ग्लाइकोजन जंतुओं में संचित भोजन है। यानी हम लोगों का जो भोजन है संचित भोजन है, जंतुओं में संचित भोजन। क्या आपने कभी अपने संचित भोजन को ही पचा दिया क्या? नहीं ना। अगर ऐसा होता तो फिर संचित काहे का होता, है ना? क्योंकि अगर आप वो पचा ही देते अपने शरीर में तो फिर संचित, उसे इकट्ठा करने का कोई दायित्व ही नहीं था, कोई काम ही नहीं था, मुझे लगता होता भी ना। ग्लाइकोजन भी पॉलीसैकेराइड में आएगा, सेलुलोज भी आया, स्टार्च भी आया, जंतुओं में संचित भोजन ये कहलाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपके साथ कर देता हूं, और वो है काइटिन। यहाँ आप देख रहे हैं कि जितनी चीज़ें पॉलीसैकेराइड में मिल रही हैं, हम उनका पाचन नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनका थोड़ा बहुत पाचन होता है, जैसे स्टार्च का थोड़ा बहुत पाचन हमारे शरीर में होता है, ग्लाइकोजन का भी थोड़ा बहुत पाचन हमारे शरीर में हो जाता है, काइटिन का बिल्कुल नहीं होगा, सेलुलोज का भी बिल्कुल पाचन आपके शरीर में नहीं होगा। आप इस सुविधा से वंचित हैं। और जरा ध्यान दें, काइटिन की बात करें तो काइटिन जो है ये मिलेगा आपको, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो मिल जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े, जैसे आप तिलचट्टा वगैरह देखे होंगे आप, है ना? उनका जो पंख होता है, जो उनका इस तरीके का पंख बना हुआ है तिलचट्टों का, ये जो पंख पे लाइनें ऐसे होती हैं, यही जो पंख है ये किसका बना हुआ है? काइटिन का। क्या आप इस काइटिन को पचा सकते हैं? नहीं। आप जरा ध्यान दो, मछली का जो ऊपर आप जब देखते होंगे, आप जिसे जब मछली खाते हैं आप, तो आप उस पर एक सेहरा मिलता है आपको, आप उसे साफ करते हैं, क्यों नहीं उसे खा जाते? और अगर आप उसे खा पाते ना तो मनुष्य हो आप उसे अब तक छोड़े नहीं होते, पक्की बात मैं बता रहा हूँ। आप उसको, मछली को पूरा ही खाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते, और मुझे नहीं लगता कि आप इस तरीके से वापस चले आते, लेकिन नहीं कर पाओगे ना, आप उसे पचा ही नहीं पाओगे तो फिर क्या करोगे? इसीलिए आप मान के चलना, मैंने कह दिया कि मछली का जो श्लेष में, यानी ऊपर का जो कवच होता है, मछली की जो ऊपरी त्वचा होती है, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और इस काइटिन से आपका जो जल है वो भी पार नहीं जा सकता है, इसीलिए तो मछलियाँ जल में निवास करती हैं। और अगर जल उनके शरीर में हमारी तरह चला जाए, हम पानी में रह पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमारी त्वचा जल का अवशोषण करेगी धीरे 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 धीरे, तो समस्या आ जाएगी ना, फिर तो हमारे त्वचा में समस्या आ जाएगी। लेकिन वहाँ काइटिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे कीड़ों में, मकोड़ों में, ऐसी तमाम जगहों पर काइटिन पाया जाता है, इनका पाचन नहीं होता। तो हम लोग ये बात जान चुके हैं कि पॉलीसैकेराइड क्या है, और हम लोग ये बात जान चुके हैं कि डाइसैकेराइड क्या है। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उसी प्रकार करेगा जैसा मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपसे कह दिया कि कौन सबसे मीठी शर्करा है, तो आपका उत्तर आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। किसे मिल्क शुगर कहा जाता है, तो भी आपके सामने मैंने लिखा ही लिखा था, लैक्टोज को, है ना। किसे टेबल शुगर कहा जाता है, तो अभी आपने उल्लिखित किया, सुक्रोज को, है ना, क्योंकि हमने कहा हमारे भारत में बात बात पर चीनी है, बात बात पर मीठी है। सच में आप उस देश के निवासी हैं जहाँ पर मीठी बातें काफ़ी होती हैं और मीठी चीज़ों का भी सेवन खूब होता है।
और अब मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सारी बातें मैं अच्छे ढंग से आप तक पहुँचा पाया हूँ। और आप लगातार मेहनत करें, एक क्रमबद्ध तैयारी अपने साथ करते रहें, किसी भी प्रकार की यादों में ना खोए रहें और चिंता से मुक्त होकर के अपनी पढ़ाई करें और एक निश्चित लक्ष्य की तरफ आप अपना मार्ग प्रशस्त करें और ये सोच के चलें कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है और हर हाल में हासिल करना है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ कि मैं जो भी कंटेंट लाऊंगा, जो भी कंटेंट आपके सामने रखूँगा, इससे ज़्यादा फिर और नहीं। ये बार बार कहने का तात्पर्य है कि आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरे कंटेंट को पढ़ें, किसी भी वनडे एग्जाम में बैठें, डंका बजा के आओगे आप, ये पक्की बात है। आप उस वनडे एग्जाम में हार नहीं मानोगे। ये टॉपिक से अगर प्रश्न आ गया, इस कार्बोहाइड्रेट से अगर प्रश्न आ गया, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको अब कोई पीछे नहीं कर सकता है, अगर आप इन तमाम प्रश्नों को भली भांति अच्छे ढंग से समझ पाए हैं। और आगे की क्लास आपको मिलेगी जिसमें हम लोग बात करेंगे वसा की, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोटीन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की, पोषक पदार्थ। ये जो पार्ट आपके सामने है, आप इसे पार्ट 1 समझें और इसका पार्ट 2 अतिशीघ्र आपके स्क्रीन पर डाल दिया जाएगा। और शीघ्र आपके सामने पार्ट 2 के साथ मैं हाजिर हूँगा। आपसे निवेदन है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।